वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें आज हम अपने अध्याय ऊर्जा के स्रोत को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा और समुद्री तरंगों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे? इससे पहले हमने जो जमीन की यानी कि पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमने भूगर्भीय ऊर्जा को पढ़ा था, जैव मात्रा ऊर्जा को पढ़ा था और अन्य प्रकार ऊर्जा के हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक हैं, नाभिकीय ऊर्जा और सागरीय ऊर्जा को। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि वह ऊर्जा जो किसी भी परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती हो उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही है कि हमारे बहुत सारे क्या हैं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में और वैसे भी आपने पढ़ा है। तो आपके क्या है, बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं पृथ्वी पर, और उन परमाणुओं में से कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि जब वो आपस में जुड़ते हैं या बहुत बड़े जो परमाणु होते हैं उन्हें जब तोड़ा जाता है तो बहुत सारी जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। तो वैज्ञानिकों ने उस ऊर्जा का भी उपयोग किया है बहुत ही अपने कार्यों में उपयोग करने में। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो भौतिक क्रियाओं द्वारा किसी भी परमाणु के नाभिक से प्राप्त की जाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा हम दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहली हमारी कहलाती है नाभिकीय विखंडन और दूसरी कहलाती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। विखंडन का क्या मतलब होता है? टूटना। तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि वह क्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु का जो नाभिक है, जब वह जो कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन हैं उसकी सहायता से उसकी, या ये कहें कि उसकी लगातार बमबारी से तोड़ा जाता है, तो वह जो भारी नाभिक है दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और टूटने पर क्या होता है, हमें बहुत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व हम कोई ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं यूरेनियम ले लें या हम आपका थ्रोमियम ले लें, तो ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व बहुत भारी नाभिक वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमने यूरेनियम के उदाहरण के द्वारा समझाया कि यूरेनियम पर जब हम न्यूट्रॉन की लगातार बारिश करते रहेंगे तो वह जो यूरेनियम मॉलिक्यूल है वो किस में टूट जाता है, वो दो हल्के नाभिकों में जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन, इनमें टूट जाता है, जिसमें साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम जिसका कि परमाणु जो क्रमांक है वो कितना है, 235, और जब हमने उस पर न्यूट्रॉन की लगातार बमबारी करी तो हमें क्या मिला, बेरियम 144 पहला आपका मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई मिला, और दूसरा में क्या मिला, क्रिप्टॉन 89 जिसका एटॉमिक नंबर है वो हमें मिला, और साथ ही साथ हमें बहुत सारी ऊर्जा भी मिली। यहाँ पर हम यूरेनियम को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, यूरेनियम को हम ईंधन की तरह न्यूक्लियर जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें यूरेनियम की छड़ें लगाई जाती हैं, वहाँ पर हमने इनका उपयोग कर रहे हैं। और बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने हॉलीवुड की जो मूवीज़ जो बच्चे देखते हैं आजकल उनकी डबिंग ही देखते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर बहुत सारे वेपन्स का यूज़ किया जाता है। तो वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके अंदर क्या लगाया जाता है, उनके अंदर यूरेनियम की छड़ लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया जाएगा तो न्यूट्रॉन की उस पर बमबारी होगी यूरेनियम पर, और बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी वातावरण में। हमारे मुख्य कौन कौन से पावर प्लांट हैं नाभिकीय ऊर्जा के? तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, और नरोरा हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये हमारे मुख्य हैं जहाँ से हम नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करते हैं या बनाते हैं वहाँ पर हम। अब हम बात करेंगे आपके न्यूक्लियर फ्यूजन की, यानी कि नाभिकीय संलयन। संलयन माने जुड़ना, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, संलयन यानी कि जुड़ना। तो परिभाषा क्या हुई इसकी, कि वह क्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक वाले परमाणुओं को आपस में जोड़ा जाता है और एक भारी नाभिक उसके द्वारा बनता है, साथ ही साथ बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या दे रहे हैं हम, हाइड्रोजन जो आपका परमाणु है उसके दो हमने यहाँ पे समस्थानिक ले लिए हैं। पहला है आपके एक ही समस्थानिक को लिया है हमने ड्यूटेरियम, उसके हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं एक, और उन्हें जब हमने जोड़ा आपस में तो हमें क्या मिला, हमें एक भारी नाभिक मिला जिसे हम कहते हैं हीलियम, और साथ ही साथ हमें एक क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला है, और साथ ही साथ बहुत सारी मात्रा में हमें ऊर्जा भी मिली है। इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजन बम को बनाने में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
साथ ही साथ हम बात करते हैं कि सूरज से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, तारों से भी हमें ऊर्जा मिल रही है। तो वो कहाँ से मिलती है? वो सारी ऊर्जा भी हमें नाभ के संलयन की क्रिया के द्वारा ही मिलती है। इसकी कुछ हानियां भी हैं और कुछ लाभ भी हैं। लाभ क्या है कि हमें जो बहुत सारी ऊर्जा है वो इन दोनों नाभ के संलयन और नाभ के विपणन की क्रियाओं के द्वारा मिल रही है। उसके अलावा हमें इसमें छोटी सी मात्रा ही लेनी होती है। यूरेनियम की बहुत छोटी सी मात्रा ही हमें बहुत सारी ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन अब इसकी हानियां क्या क्या हैं? हानियां इसकी ये हैं कि यूरेनियम की जो मात्रा है वो बहुत सीमित होती है, बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। दूसरा, इन्हें अगर हम स्थापित करना चाहते हैं, नाभिकीय जो रिएक्टर हैं या नाभिकीय क्रिया के लिए जो हम प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्या है कि नाभ के विकिरण के रिसाव का भी डर बना रहता है, और साथ ही साथ ये पर्यावरण में कई बार क्या कर देते हैं, प्रदूषण भी दे देते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो जा सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर हो सकता है, या जानवरों में भी और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ये इनकी हानियां और लाभ हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, जिसका नाम है सागरीय ऊर्जा। सागर भी हमें क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी स्रोत हैं वो हमें ऊर्जा दे रहे हैं। तो सागर से हमें कौन कौन सी ऊर्जा मिल रही है? 3 तरह से ऊर्जा मिलती है। पहला है आपका टाइडल एनर्जी, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है हमारा तरंगीय ऊर्जा, और तीसरा है हमारा महासागरीय तापीय ऊर्जा। पहले हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार नाम आपने कहाँ सुना है? अपने सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपने सुना होगा। ज्वार और भाटा कैसे बनते हैं? ज्वार और भाटा कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो किसके प्रति आकर्षण दिखाती हैं? चंद्रमा के प्रति आकर्षण। चंद्रमा के प्रति आकर्षण दिखाने के कारण ही समुद्र की लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। तो ज्वार और भाटा का उपयोग क्या किस लिए कर रहे हैं हम? उसका उपयोग हम कर रहे हैं एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, यानी ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जो तीव्र गति की लहरें होती हैं सागर की, जिनमें कि बहुत उच्च या निम्न जब ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तो उससे बहुत सारी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सागर पर या समुद्र पर बांध बनाकर हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं सागरीय ऊर्जा की। सागरीय ऊर्जा की बात करें अगर हम, तो आपने अगर ध्यान से कभी समुद्र के किसी किनारे को देखा होगा, तो उसके जो किनारे की जो लहरें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, या ये कहें कि उनमें बहुत ज़्यादा गति होती है। तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है? वो ऊर्जा कहलाती है गतित ऊर्जा। मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी, 2 तरह की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतित ऊर्जा। तो जब समुद्र की जो लहरें हैं वो जब गति करती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गतित ऊर्जा होती है, और इस गतित ऊर्जा को ही जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहाँ उपयोग करा? टरबाइन को घुमाने में। और मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में कि जैसे ही टरबाइन घूमेगी, चाहे वो किसी भी स्रोत से घूम रही हो, जल के द्वारा घूम रही हो, वायु के द्वारा घूम रही हो, जैसे ही टरबाइन जो एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे वो घूमना शुरू करती है, तो वहाँ से जो आपका विद्युत ऊर्जा है वो उत्पादित हो जाती है। तो जो समुद्र की लहरों की गतित ऊर्जा होती है उसका उपयोग किया जाता है डायनामो या टरबाइन को घुमाने के लिए, और साथ ही साथ जैसे ही डायनामो या टरबाइन घूमेगा, ये गतित ऊर्जा किस में बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। आखिरी है हमारा आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा। अगर हम बात करें महासागरों की, तो महासागरों में अगर हम तापमान का अंतर देखते हैं, जो महासागर के ऊपर का तापमान है वो अलग होगा, और उसके बिल्कुल अगर आप जड़ में चले जाएंगे नीचे, तो वहाँ का तापमान अलग होगा। तो ये जो ताप का अंतर होता है, इससे भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा का उपयोग भी वैज्ञानिकों ने किस के लिए किया है? इसका उपयोग भी वैज्ञानिकों ने आज के समय में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को, जो कि हमारा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। तो साथ ही साथ अब आप इसे याद भी कर लीजिएगा, और इसके जो नोट्स आपको दिए जाते हैं उन्हें भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा। अच्छे से बार बार वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।